आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोलिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6 कंट्रोलिंग। सो वैसे तो 12th में अगेन आपने पढ़ा है कंट्रोलिंग, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, हल्का सा एक्स्ट्रा होगा, थोड़े ऑथर्स एक्स्ट्रा होंगे आई थिंक, एंड कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे आपके। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? बेसिक कंट्रोलिंग से हमें कंट्रोलिंग क्यों और किस लिए आता है, कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना। To supervise someone, giving the direction is controlling, Yes. or if not giving direction is controlling, or if not followed the direction given properly, then the controlling concept comes in. It is not followed. Is there any difference between direction and controlling? What is direction? Directing क्या होता है? अच्छा, प्लानिंग हमें पता चला क्या होता है, प्लानिंग हमें पता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग हमें पता चल गया, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग जो आपका था वो, एंड देन कम्स डायरेक्टिंग। सो प्लानिंग में आपने प्लान बनाया, एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया एंड लोगों को व्हाट राइट जॉब एट द राइट टाइम रखा, एंड देन कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट है, डायरेक्शंस देते हैं किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करना है, जो आपने प्लान बनाया उसके ऊपर गिविंग डायरेक्शन, एंड द सेम डायरेक्शन इज नॉट बीइंग फॉलोड, देन कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग कम्स ऑलवेज आफ्टर, ऑलमोस्ट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। इसके बाद में होता है, बट वो हायर लेवल पे होता है, फीडबैक। अपने कोर्स में नहीं, फीडबैक नहीं है, अपने मैनेजमेंट है। जैसे आपको 12th तक एचआरएम भी नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, स्टाफिंग था वहाँ, स्टाफिंग एंड प्लस ऑर्गेनाइजिंग भी पूरा नहीं था। तो आगे जब लेवल पे जाते हैं तो फीडबैक एक्सेट्रा और भी टॉपिक बढ़ जाते हैं। सो कंट्रोलिंग का मतलब जैसे आपने बताया मुझे भी, कंट्रोलिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच all the managers are required to perform in order to contribute towards achievement of organization objective. But as per my view, controlling इतना important है जितना planning important है। If your planning is good, controlling की शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। If your directing is good, तो controlling की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। But if your controlling is not good, ठीक है, अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है और कंट्रोलिंग की जरूरत है और वो अच्छा नहीं है, तो मैनेजमेंट फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपका इसमें वेरिएशन रहता भी है, तब भी आपका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। इट इज माइट पॉसिबल, बिकॉज कंट्रोलिंग काफी लेट स्टेज पे आता है। बाय दैट टाइम हम ऑलरेडी काम काफी हद तक कर चुके होते हैं, बिकॉज एज पर ह्यूमन टेंडेंसी हमें कंट्रोल करने की जरूरत इनिशियली नहीं आती है। अब चाहे अपना लो चाहे मेरा लो, हम इनिशियल लेवल पे जब भी हम कोई काम शुरुआत करते हैं हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग की जो स्टेज आती है वो काफी लेट या एटलीस्ट समवेयर लेटर आती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, नॉट एज अ थ्योरेटिकल बोला जाता है कि कंट्रोलिंग एज इंपॉर्टेंट एज प्लानिंग, थ्योरेटिकली बोला जाएगा, बट मैं प्रैक्टिकली साथ में बता रहा हूँ कि कंट्रोलिंग, अगर प्लानिंग अच्छा है और प्लानिंग एंड योर इम्प्लीमेंटेशन दैट इज डायरेक्टिंग, ये दो चीजें अच्छी है अगर आपके पास, तो आपको किसी और फंक्शन का इफेक्ट इतना नहीं करेगा। ऑफ कोर्स एचआरएम अच्छा होना चाहिए, आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी अच्छी नहीं हो सकती। प्लानिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स एंड योर डायरेक्टिंग, ये तीन अगर अच्छे हैं तो बाकी दो की इतनी कोई खास नीड नहीं है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्रोलिंग काफी लेट स्टेज पे आता है। बाय दैट टाइम हम ऑलरेडी अपना मेजर चंक ऑफ आवर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, व्हेन यू स्टार्ट जॉइनिंग एनी ऑफ द कोचिंग या कोई भी स्पोर्ट्स या कुछ भी ज्वाइन कर लो, इनिशियली यू डू द हार्ड वर्क। शुरुआत में आपकी अटेंडेंस पूरी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे चीजें डिक्लाइन होती है। देन यू नीड डायरेक्शन, देन यू नीड अ हायर लेवल ऑफ डायरेक्शन एंड आल्सो नीड अ कंट्रोल, राइट। अब जैसे आप अगर कोई भी पढ़ाई शुरू करते हो, अब उसका एग्जाम्पल लो, कॉलेज का एग्जाम्पल शुरू करो, इनिशियली फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज कैसा रहता है, अटेंडेंस पूरी रखते हैं, एंड धीरे धीरे आप मजबूरी में जाते हो शायद कॉलेज अटेंडेंस के लिए, आप लोगों को वो प्रॉब्लम है अटेंडेंस। बट इनिशियली अगर जो कॉलेज में बच्चे देखोगे ना, फर्स्ट ईयर में वो दे आर वेरी दे हैव अ चार्म ऑफ कॉलेज, कि फर्स्ट ईयर में ना हमें कॉलेज जाना है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो वही उनके माँ बाप के साथ में आते हैं, तो वही कहते हैं कि सर कॉलेज जाना है, इनको थोड़ा सा ना क्रेज होता है कॉलेज का। बट सेकेंड ईयर तक आते आते कि अभी कॉलेज का इतना मन नहीं है, वी कैन सर ठीक है जाना है, अटेंडेंस के लिए जाना है, अटेंडेंस के पर्पज से जाना पड़ता है। ज़्यादा क्यों, अपनी क्लास के एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनिशियली जब आते हो आप, तो कितनी अच्छी आपकी अटेंडेंस रहती है, ठीक है,
धीरे 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 आपके बैकअप्स बढ़ते जाते हैं। एंड ऑफ द डे होता है कि आपको बोलना पड़ता है मम्मी पापा को फोन जाएगा, ठीक है, फिर भी नहीं सुना, फिर लास्ट में फोन करना पड़ता है, तब जाके हमें थोड़ा सा कंट्रोल आता है। तो कंट्रोलिंग कब आता है हमारा? लेटर स्टेज, काफी लेटर स्टेज। बाय दैट टाइम हम मेजर पार्ट हमारा कर चुके होते हैं। बट सर ये जो फाइनल स्टेज होती है ये भी आपकी एज इंपॉर्टेंट एज योर मेजर पार्ट, इक्वलेंट। अगर ये 75 एंड 25, इट्स दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर आपकी प्रॉपर आपकी गोल की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होती है, तो इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज thus controlling can be defined as a management function to ensure that activities in an organization are performed according to the plans. Controlling मतलब as per plan ही अगर हमारी एक्टिविटीज हम चाहते हैं तो कंट्रोलिंग हमारा जरूरी है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द गोल। एंड मैंने ये बोला जा रहा है कि कंट्रोलिंग माइट रिड्यूस योर आइडल रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। इज दैट सो? क्या कंट्रोलिंग आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रोकता है या प्लानिंग रोकता है? बिल्कुल नहीं रोकता, बिल्कुल भी रोकता है। मेरे सवाल को सुनो, क्या आपका कंट्रोलिंग आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को रोकता है? Does the planning stop wastage of resources or the controlling stop the wastage of resources? Emphasize on the stop. Planning is way to use the resources. Planning होता है आपका रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका, बट आप इंसान को कंट्रोल करके उनके वेस्टेज को रुकवा सकते हो, सुपरवाइज करके रुकवाते हो ना वेस्टेज को, या उनको टेक्निक सिखाते हो आप उसके बाद में। So definitely directing is also one of the part, but given two options, you have to choose the best option among them. Then the best option is controlling. Controlling stop it. Controlling wastage को रोक लेता है। हाथ और पेन दिए ना, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग को एक जैसा समझते हैं लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग को लोग है ना एक ही साथ समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट भी वही है और कंट्रोलिंग भी सेम ही है। इट्स डेफिनेटली डिफरेंट, इट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये पूरा मैनेजमेंट नहीं है। कंट्रोलिंग डेफिनेटली मैनेज करना होता है, बट कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपकी डायरेक्टिंग बहुत अच्छी है। रियल? ओके, नेक्स्ट इज management control refers to setting of predetermined standard and comparing the actual performance. अच्छा, controlling role में आता कब है? When does the controlling comes in the picture? कब आता है? Directing के बाद आता है। Tell me the real scenario कि कब वो picture में आएगा? Actual performance उसमें deviation देखने की दिक्कत। Right. Controlling comes in the picture when the actual performance which is there is deviated from the standard. जब स्टैंडर्ड आपका मैच नहीं हो पाता तो क्या पिक्चर में आ जाता है? फिर कंट्रोलिंग को लाना पड़ता है कि रीजन ढूंढते हो आप, एंड कंट्रोलिंग से आपके जो रीजन है उनको आप मिनिमाइज करने का ट्राई करते हो। तो कंट्रोलिंग इज अ टेक्निक टू मिनिमाइज द डेविएशंस। कंट्रोलिंग इज अ टेक्निक टू मिनिमाइज द डेविएशंस। तो फिर आते हैं प्रोफेसर कुंट्ज एंड ओ'डॉनल। इन्होंने क्या बताया कंट्रोलिंग के बारे में? मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and correction of deviation assure attainment of the objective according to plans. The definitions बड़ी मुश्किल है, आपको लर्न नहीं हो पाएगी क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारी, तो सारी लर्न नहीं हो पाएंगे। आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप सारी लर्न कर रहे हो। अगर आप करते हो बहुत अच्छी चीज़ है, बीकॉम में भी है ये आपके सारे, बट इनमें से कुछ अपने पॉइंट्स निकाल लो जैसे कि आप एग्जाम में टिक मार्क कर रहे हो, उतना जरूर करो, ठीक है। सो कुंट्ज और डोनल ने क्या कहा? मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल कंट्रोल क्या कहता है? ये कुछ फाइनलाइज करता है, मेजर करता है अकॉम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन। तो कंट्रोल क्या है बेसिकली? कुंट्ज और डोनल ने क्या कहा? फाइंडिंग द एरर एंड फिक्सिंग द एरर, बेसिकली ये कह रहा है, फाइंडिंग द एरर एंड फिक्सिंग द एरर। और इसको किस लैंग्वेज, अगर इसकी लैंग्वेज बोले तो इसने कहा मेजरिंग द अकॉम्प्लिशमेंट,
मेजर करना, अकॉम्प्लिश क्या, अचीव किया आपने अगेंस्ट द करेक्शन ऑफ डेविएशन, दैट इज फाइंडिंग द एरर एंड करेक्टिंग इट, फिक्सिंग इट, ठीक है। बट हमें ये वर्ड्स तो कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर वाइसा वर्सा क्वेश्चन आ गया, आपको स्टेटमेंट देखी और ऑथर का नाम पूछा, तो आप स्टेटमेंट से पकड़ सकते हो क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज डेल हैनिंग ने क्या कहा, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शंस। बात तो सेम ही बोल रही है, क्या बोला इसने ये भी बोला, इसने यही बोला दैट कंट्रोल एक प्रोसेस है जिससे होता क्या है, ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस विद द प्लान। वही सेम चीज जो प्लान किया था और जो परफॉर्मेंस हो रही, उन दोनों को कंफर्म हो गया, मैच है कि नहीं, ठीक है। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग बेसिकली करता क्या, कंट्रोलिंग चेक्स द मिस्टेक और नॉट, है ना। कंट्रोलिंग चेक्स द मिस्टेक्स एंड टेल अस हाउ न्यू चैलेंजेस कैन बी मेट एंड फेस्ड। कंट्रोलिंग अपने को डेविएशन बताता है और ये भी बताता है कि किस तरीके से इनको आपको फिक्स करना है। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन thus hinges on the effective controlling। कंट्रोलिंग जो है आपकी सक्सेस कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है। Controlling is the last function of management process which is performed after planning and extra class function. Management controls process can be adopted in order to complete the functions of controlling. Following are the steps to be included in the controlling। सबसे पहला स्टैंडर्ड बनाना। What is your standard? आपने कहा कि सर I will be able to score 90% मार्क्स, एक एवरेज मार्क्स, एक नॉर्मल एवरेज बच्चे के लिए 80 to 90, तो सर मैं 90% अपना स्टैंडर्ड सेट करता हूँ, सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। लेट्स हैव अ, जो हमारे रियलिस्टिक एग्जांपल्स है उनसे थोड़ा याद आ रहा है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल। सर 90 आना था, आई कुड बी एबल टू मेक ओनली 87, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड 90 87 कंपैरिजन कितना रहा आपका डेविएशन। एनालाइज द डेविएशन कितना रहा 3%। लेट्स एनालाइज द डेविएशन की 3% क्यों कम हुआ हमारा। तो एनालाइज करने पे आपको पता चला कि सर आई कुड नॉट राइट बिकॉज ऑफ माई नर्वसनेस, और या ओवर राइटिंग, या थोड़ी सी ओवर करेक्टनेस मैंने ज्यादा कर रहा था, काटापीटी ज्यादा कर रहा था, इन सब चीजों की वजह से मेरे मार्क्स कटे। तो उस पर आपने क्या करना है, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, दैट इज नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा काम, पीस, मेडिटेशन, एंड आफ्टर दैट हम जब हम नर्वस होते हैं तो काटापीटी ज्यादा करते हैं, और एक और टाइप पे करते हैं, नर्वस होते तब, और दूसरा चीटिंग टाइप, हम दो टाइप पे बहुत ज्यादा करते हैं। और एक कुछ बच्चे डरते हैं चीटिंग के टाइम पे, उन लोग करते हैं, कुछ बड़ा फ्लुएंट होते हैं। Few students are like, I wasn't once in examination hall. I'll share the incidents with you. मेरे student थे, some other time I'll share. Okay, anyways, so features क्या है इसका? सबसे पहला set the performance। सबसे पहला अपना performance, जैसे कंपनी में जब आप जॉब करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे इतनी सेल करनी है, फिर आप एक्चुअल सेल करके आते हो। एक्चुअल सेल में आप देखते हो कंपैरिजन की मेरा कितना कम हुआ, सर ज्यादा हो गए तो गुना, बिकॉज अगली बार वो और टारगेट बढ़ा के देंगे। बट सर डेफिनेटली दैट ऑल्सो आपकी परफॉर्मेंस भी तो अच्छी कर रहा है, प्रमोशन भी तो दे रहा है ना आपको। देन आपने डेविएशन देखा, यू कुड नॉट सेल दैट मच, तो आपने फिर रीजन ढूंढा क्यों नहीं सेल कर पाया। आई कुड नॉट अप्रोच टू पीपल ऑफ एक्स कैटेगरी, या मैंने अप्रोच किया तो मेरा तरीका ठीक नहीं। एग्जाम्पल लिख लो, इसमें सेटिंग में 80%, 90%, 87%, 3% नर्वसनेस एंड जो भी आप नर्वसनेस के अगेंस्ट स्टेप ले सकते, ठीक है, याद रहेगा सारे के सारे। तो अगर आपको स्टेप्स आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन कंट्रोलिंग, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको स्टेप्स दे देते हैं, स्टेप्स दे देंगे, उसमें से चूज वन आउट, ऐसा समथिंग लाइक दे विल आस्क यू। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टैंडर्ड, एक्चुअल, डेविएशन, एनालाइज, करेक्टिव एक्शन, याद हो गया। और वैसा याद नहीं रहे तो 90, 87, 3 नर्वसनेस एंड आपका मेडिटेशन। जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग अगर रहती है, सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई सी, स्पेशली द कोर्सेज व्हिच आई टीच आर सीए, सीएस एक्सेट्रा, तो इनमें जो बच्चे आते हैं ना, जनरली हमें उन पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ सिंसियरिटी इन द सेंस कुछ पे करनी पड़ती है, कुछ पे हमें सिंसियरिटी के टर्म्स में ज्यादा नहीं करनी पड़ती। सिंसियरिटी के टर्म्स में मतलब जो ये कोर्स करते हैं वो बच्चे ऑलरेडी थोड़े से सिंसियर होते हैं,
एज इन उनका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है क्योंकि उनको पता है कोर्स बड़ा टफ है। बट कुछ अगर आप देखो तो आपको ऑलरेडी कंट्रोल काफ़ी किया जाता है, यू डोंट डू दैट, वी डोंट हैव टू डू दैट। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑन यू? सबसे पहले अपने से शुरू करेंगे। अगर आपको कंट्रोल किया गया है तो क्या फायदे हैं? यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इन अ बेस्ट वे। सिर्फ गोल तो जिनको कंट्रोल नहीं किया वो भी कर लेंगे, बट आप शायद बेटर तरीके से और बेस्ट तरीके से कर लें, राइट? तो सेम वे अगर एम्प्लॉय को कंट्रोल किया जाए, अगर किसी एम्प्लॉय को कंट्रोल किया जाए तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग दैट एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को कंट्रोल करने का क्या फायदा? अगर उसको कंट्रोल करें तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपकी ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं किया जाए, व्हाट विल यू डू? टू स्पेंड मोर एंड फॉर वेस्टेज ऑफ मनी। अगर सेम वे अगर उसको एक बजट दिया गया, उसको रिसोर्सेज दिए गए, उस आदमी को कंट्रोल नहीं किया गया कि वेस्ट करने पर, उसको रोका नहीं गया, तो क्या वो वेस्टेज कंटिन्यू रहेगी? तो सेम वे आपका और उसका सेम। देन ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में सबसे बड़ा फायदा होता है कंट्रोलिंग, अकॉम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरा कंट्रोलिंग अगर आपके पास है तो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या मतलब वो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड? आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, सर कुछ भी सेट कर दे, थोड़ा रियलिस्टिक। मैं आपको बोल दूं 100 में से 100 लेके आते हैं, बी लिटिल रियलिस्टिक। 99, 89, 87, 90, सर स्टैंडर्ड ऐसा सेट करो ना कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, राइट? तो अगर आप 90 to 92 भी जाते हैं तब भी सर हम थोड़ा सा हाथ पैर मारने का ट्राई कर सकते हैं, बट आउट ऑफ 100 आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो पक्का ही डेविएशन आनी है, कहाँ से अचीव होगा? थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अगर रियलिस्टिक नहीं है तो कंट्रोलिंग से आप जज कर सकते हो। कैसे? जैसे आप डेविएशन से स्टैंडर्ड से एक्चुअल जज कर सकते हो। अगर एक्चुअल जज किया और आपको पता चला कि डेविएशन तो 3% है, सर वो किसी भी हाल में पूरी हो ही नहीं सकती, मैं क्या किसी ने भी नहीं कर पाया। आपने जो टारगेट्स ऐसे दिए जो रियलिस्टिक है ही नहीं, वो अचीव ही नहीं हो सकते। अरे मेरे को खुद को बोला जाए तो मैं नहीं कर सकता। जैसे एक कोर्ट के अंदर एक केस किया था म्यूचुअल फंड कंपनी का, ठीक है, नथिंग रिलेटेड टू दिस, वैसे बता रहा हूँ। उसमें पहले म्यूचुअल फंड एक लाइन बोलता था, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एसेट, एक लाइन बड़ी फास्ट टेम्पो में होती है। म्यूचुअल फंड कंपनी पे केस किया गया कि बोल क्यों रहे हो, कोई ऐसी लाइन है, मतलब इट इज जस्ट अ बीप जैसी जा रही हो लाइन, नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट लाइन। सो जो कंपनी का एडवोकेट था उसने कहा कि नो सर, मैं बोल के बताता हूँ ना आपको पूरी लाइन। कोर्ट ने पूरी लाइन सुनी, बट कोर्ट ने कहा ठीक है, काम का स्टैंड ओवर देर हो। कोर्ट ने उसी टेम्पो पे, मतलब उसी स्पीड पे एक दूसरी लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको बोला कि इसको बोल के बता क्या है। The line is as new to you as the mutual fund statement was new to the investor. अब क्या आप कर पा रहे हो ऐसा? आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप खुद भी नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टैंडर्ड सेटअप नहीं कर सकते, राइट? स्टैंडर्ड वही सेट करो जो रियलिस्टिक हो और आप खुद भी एटलीस्ट आपने कोई तो कर पाए, ऐसा तो कोई कर पा रहे। सो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, लिखते रहो। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग से एज आई सेड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी, एंड सिंस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लेस, ऑटोमेटिकली आपका यूज ऑफ रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंट, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस होती है इससे। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ये कैसे हो सकता है? एम्प्लॉयज तो छिड़ेंगे ना सर, उनको बार बार मना करेंगे तो एम्प्लॉय तो बुरा फील होगा या मोटिवेट होगा? किस तरह मोटिवेट होगा? ये तो पक्का है, कैसे होगा बताओ? तो जब उनको गोल दे दिया जाएगा कि आपको ये अचीव करना है तो सब वो मोटिवेट होंगे टू अचीव दैट बिकॉज़ उसके लिए फिर उनको इंसेंटिव रिवॉर्ड्स भी तो मिल रहे हैं। लाइक सपोजिंगली अगर आपको बोला जाए इफ यू स्कोर दैट मच यू विल बी प्रोवाइडेड विद बाइक, कार और अ मोबाइल फोन, क्या आप मोटिवेटेड रहते हो उस गोल को अचीव करने के? तो रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो। एंड मोर ओवर इफ देयर इज नो गोल टू अचीव देन आप मोटिवेट नहीं रहते हो। मतलब अगर आप कभी भी एक वैसे बता रहा हूँ, इफ यू डू एक्सरसाइज और वर्कआउट, अगर आपको गोल सेट होता है कि आपको माइंड में सेट है कि आई हैव टू डू 20 रेपिटेशन, तो आप 20 तक पहुंचने का ट्राई करते हो। अगर 17 पे रुकते हो तो आप फिर भी ट्राई करते हो 20 पहुंचने। बट इफ देयर इज नो गोल, कोई काउंटिंग ही नहीं हो रही है, 10-12 के बाद में छोड़ देते हो गया बात में। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन ट्राई। अगर कभी कोई करता है तो सोच सकता है। रनिंग, रेपिटेशंस, पढ़ाई के आवर्स अगर सेट हैं, कुछ भी, तो आप छोड़ देते हो अनटिल अनलेस यू हैव हाई प्रेशर।
Pressure is again a controlling, whether it's a human pressure or a date और कोई टारगेट का प्रेशर, उसको छोड़ दे तो अलग बात है, अदरवाइज हम बिना प्रेशर के काम नहीं करते हैं। तो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे, अगर गोल सेट है, अगर गोल अचीव करने के लिए उसको रिवॉर्ड दिखता है और उसके लिए वो मोटिवेट हमेशा रहता है। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एज अ कंट्रोलिंग इज देयर, द कंट्रोलिंग इंश्योर्स व्हाट, कंट्रोलिंग इंश्योर्स डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन रहता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन, कंट्रोलिंग है तो कोऑर्डिनेशन तो रहेगा। For example, supply of order by the sales department depends on the production of the goods by the production department. अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि इस प्रोडक्शन वाला अगर प्रोडक्शन पूरा कर चुका तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत है, उसके लेबर आइडल बैठा रहेगा अगर उसको आपको पता नहीं है कि रिसोर्सेज की जरूरत थी, है कि नहीं। और प्रोडक्शन वाले ने अगर ज्यादा बना दिया और सेल्स वाला सेल नहीं कर पा रहा है तो आइडल फिनिश गुड्स पड़ा रहता है, और आइडल फिनिश गुड्स का मतलब उसके अंदर मनी इन्वेस्ट है ना, वो पैसा अगर बैंक में रखते तो ब्याज आता, वेस्टेज ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज हो रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन दोनों में जरूरी है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग? सर दो चीज हमेशा याद रखना, जब भी लाइफ में आपको लिमिटेशन से डिसएडवांटेज पूछे तो मैंने आपको पहले भी बताया, दो चीजें हमेशा डालो किसी भी चीज के डिसएड। सर कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जिसकी ये दो डिसएडवांटेज आप लिख नहीं सकते। कॉस्ट टाइम, कोई चीज ले लो आप, पढ़ाई अच्छी चीज है तब भी आप उसके दो डिसएडवांटेज लिख सकते हो, इट्स कॉस्टली, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, नॉट अ वेस्टेज, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। एनीथिंग यू कैन लर्न फॉर एनीथिंग। तो कंट्रोलिंग, अगर आप कंट्रोलिंग इंप्लीमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो इट इज कॉस्टली। व्हाई? यू नीड टू हैव अ सुपरवाइजर, कंट्रोलर चाहिए टू एक्सप्लेन इट, जो भी आप बात बोलो उसको सपोर्ट विद द रीजन है, तो एक सुपरवाइजर चाहिए, और सुपरवाइजर सैलरी के बिना काम नहीं करेगा। दूसरा वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी, मतलब इस टाइम कंज्यूमिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो जैसा मन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है, हर कोई काम कर रहा है, कंट्रोल तो है नहीं कितना काम करना है कितना नहीं करना है, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, इज नो कंट्रोल। बट कंट्रोलिंग आने की वजह से आपको हर चीज इफेक्टिव एंड एक प्लान्ड मैनर में करनी पड़ेगी, एंड इफ समथिंग इज इन अ प्लान्ड मैनर इट टेक्स मोर टाइम, समय तो ज्यादा लगता है। तो डिफिकल्टी सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, सबसे पहला तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने में डिफिकल्टी, बिकॉज यू कैन नॉट जज द स्टैंडर्ड, सिंस स्टैंडर्ड्स आर फॉर फ्यूचर एंड दे आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट, एंड फोरकास्ट आर डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। कोई भी चीज का स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है। व्हाई? बिकॉज स्टैंडर्ड हमेशा फ्यूचर के लिए लेगा और फ्यूचर हमेशा किस पे बेस्ड होता है, एंड फोरकास्ट आर नेवर रियलिस्टिक। फोरकास्ट को सोचना, मैं ये नहीं कर रहा इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट यूज हो, डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट इन सेटिंग द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, नंबर, क्वांटिटी मतलब नंबर 10, 20, 50, 80%, 90%, मुश्किल है। नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, सर आपने कंट्रोल तो सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने कहा कि 10 यूनिट्स पर डे बनानी है, ठीक है, ओके आई एग्रीड यू, सुपरवाइजर ने कहा बन जाएगी और बन भी जाती है, लेबर नहीं है। दिल्ली में ऑड इवन स्टार्ट हो गया, लेबर इज अनेबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन, दिल्ली में स्ट्राइक्स हो गए, दिल्ली में कर्फ्यू लग गया, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स बन गए कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्री में पॉल्यूशन के चक्कर में भी बंद हो रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। सो आपका एक्सटर्नल चीजों पे कंट्रोल नहीं है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, पैसे लेना अपना, पैसे एनालिसिस क्या होता है, बाहर की पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, इन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं। देन रेसिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, सर आपने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हम बदलाव नहीं लाए, ठीक है। जैसे अभी एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का दैट डोंट बर्न फायर क्रैकर्स, है ना, और हम क्या करेंगे, मतलब वो अलग चीज है, बट मतलब सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो नहीं मान रहे, उसका से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे भी मजाक बना रखा है, एक अभी एडवोकेट का नक्शा फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया उसके सामने, राम मंदिर का नक्शा, हाँ पूछ के फाड़ा,
तो वो ये कह रहा था कि मैंने पूछ के फाड़ा। आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हो ना, तो आपको एमएलओ होता है उधर, मोटर लर्निंग का जो ऑफिसर होता है एमएलओ को एक मेरे साथ एक आदमी था, उसने कहा कि सर स्कूटर की उसने वो लाइसेंस के लिए उसने कहा हेलमेट लगाओ, उसने कहा ना ना क्या जरूरत है, बिना चला गया, वापस आया, उसने उसका फॉर्म फाड़ के दे दिया, कहता जा, उसने कहा वोट है सर, अच्छा तो चलाया, कहता हेलमेट क्यों नहीं लगाया, कहता आप सर आपसे पूछा था ना हेलमेट लगाने की नहीं लगाना, कहता तू रोज उससे पूछ के जाएगा, डोंट यू नो द बेसिक स्टैंडर्ड, रोज मैं तेरे घर पे आऊंगा बताने के लिए, ठीक है। सो आपके बार काउंसिल का जब एग्जाम होता है तो आपको कोर्ट के कंटेम्पलेशन में डाला जाता है कि आप कभी भी कोर्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, समय पे पहुंचोगे जज के सामने उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकते आप, माय लॉर्ड वर्ड यूज करना एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट, बेसिकली सारे रूल्स की, कोर्ट के रूल में नहीं कहते कि आप एविडेंस जो दूसरी पार्टी देती है उसको फाड़ के फेंक सकते हो कोर्ट रूम में, यू आर नॉट अलाउड। धवन इज राजीव धवन, यू आर नॉट अलाउड टू, उसने बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी आप फाड़ दो। तो और काफ़ी डिफिकल्ट था वो लेके आना, 1810 का था शायद, 1819 का, फ्रॉम ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑब्टेन किया था इन्होंने, और उसने वो फाड़ के फेंक दिया। So that is something insult to the court, रनिंग कोर्ट की एक इंसल्ट, तो कोर्ट की तो छोड़ो, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर कुछ लोगों ने, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हमारे, सो आई डोंट नो, नॉट बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट बट आई इट्स नॉट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है, जस्ट आई डोंट। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, ऐसा 10:30 का टाइम था, मुझे अभी भी याद है वीडियो, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फनी वीडियो। सो वो ऐसा दिखाते हैं, माई लॉर्ड 10:30 एंड वी आर बर्निंग द क्रैकर्स। तो दिस इज द, ये हमारा बदलाव लाने के लिए, वी आर रेसिस्टेंट टू चेंज, हम बदलाव चाहते नहीं हैं, हम नहीं बदल सकते। अब वो चाहे सही है या गलत है, जो भी है, जिस भी रीजन से है, बट वी कांट चेंज, हम चेंज होना चाहते ही नहीं। लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे प्लास्टिक बैन किया, जीएसटी लेके आए, डिमोनेटाइजेशन लेके आए, चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल यू में से कि सर क्या डिमोनेटाइजेशन लेके आ गए, 4000 महीने में भी खर्च नहीं कर रहा, ठीक है, तब भी जीएसटी डिमोनेटाइजेशन गलत था या एक्सवाइजेड चीज, सिंस चेंजेस, हम चेंज होना चाहते नहीं, रेसिस्टेंस टू चेंज, एंड देन कॉस्टली अफेयर्स वो बता रहे हैं। कंट्रोल प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल? सर प्लानिंग के जितने भी, एनी क्वेश्चन? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जो परसेंटेज है नंबर्स में, एक बार क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को छोड़ो, डिफिकल्टी इन सेटिंग द स्टैंडर्ड, रीजन भी, अगर आपको मैं आज बोलूं व्हाट विल बी योर मार्क्स इन द फाउंडेशन, क्या स्टैंडर्ड सेट करें मार्क्स का, आपका 400, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं आपके लिए फॉर एग्जांपल 350 और 320 और 300 और 250 और 200 जो भी, बट क्या ये डिफिकल्ट है आज की डेट में इसको सेट करना? इट्स डिफिकल्ट कि अभी कैसे सेट करते हैं, फ्यूचर में भेज, इम्पॉसिबल नहीं है। लुकिंग एट योर वर्क, सारा काम देख के हम शायद सेट कर सकते हैं कि हाँ सर इट विल बी 300 प्लस फॉर श्योर, 300 to 320 पक्का आएगा, बट क्या इसके लिए हमने समय दिया? इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है। एंड सेकेंडली इट इज बेस्ड ऑन अ फोरकास्ट फ्यूचर के, क्या पता पेपर देने ना तो, राइट, मे बी आप उससे ज्यादा बेटर करके आ जाओ, मे बी उससे कम कर पाओ, मे बी कुछ भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये डिफिकल्ट है स्टैंडर्ड सेट करना मेरे लिए। एंड इसमें एक वर्ड है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से रिलेटेड मतलब वेर एवर नंबर इज इन्वॉल्व, 10%, 20%, 10, 20, 40, it's difficult for the setting the standard goal for the future. Any other question in the last? So एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें मुझे कोई भी जना, what are the disadvantage or what are the limitations of controlling? पहला कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू सेट द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। सेकंड, external, depending on external factors which are out of our control. Third, time consuming, costly, and then resistance to change. What is the importance of controlling? गोल इजीली अचीव होते हैं, वेस्टेज रिड्यूस होती है, डिसिप्लिन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, एक्यूरेसी रहती है, एंड
एम्प्लॉय मोटिवेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, राइट फाइन ओके। तो एक एक वन वर्ड में अगर आप इनको लिखते हो थोड़े नोट्स अच्छे बनेंगे आपके। वन वर्ड में अगर आप अपनी बुक में या कॉपी में जहाँ पे लिख रहे हो वर्ड्स जो हम दे रहे हैं इनको रेसिस्टेंस या ऐसे पूरी लाइन को एक एक वर्ड में लिखा हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू एंड ऑफ द डे यू विल बी कमिंग टू यू विल बी टेलिंग मी सर मैनेजमेंट लर्न नहीं हो रहा। आई हैव द सेम रिप्लाई दैट डे मैंने आपको बताया था कैसे करना है। एंड दैट डे इट विल बी डिफिकल्ट कि आप पूरी बुक के वन वर्ड लिखो। शुरुआत से हैबिट रखो। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। वेरी इजी प्रोसेस बिकॉज ये सेम प्लानिंग वाला प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के जितने भी स्टेप्स हैं सबसे बेस्ट पार्ट इनका एक है स्टेप सारे सेम है। सबसे पहला क्या होता है गोल सेट करना। प्लानिंग में भी क्या होता था गोल सेट करना। चलिए गोल सेट हो गया। लाइक अगर गोल में एक एग्जांपल भी गिवन है लाइक प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स पर डे, सेल ऑफ 1500 और सेल ऑफ 1500 यूनिट्स पर डे, इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट टू बी मोस्ट प्रेफर्ड एम्प्लॉयर। कुछ भी किसी मतलब ये तो हो गया आपका गोल क्या है, ये है सेल का गोल। एक है ये वाला गोल इंटेंजिबल गोल्स मतलब कौन से होते हैं विच यू कैन नॉट टच। I just want to be a best employer। ठीक है ये गोल तो है मेरा बट इसको कोई टच या कोई इसमें नंबर्स नहीं है। इसमें बेस्ट एम्प्लॉयर में कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको सेट किया मैंने, कंट्रोल किया कि इन चीज़ों को कंट्रोल करूंगा मैं, अपने एम्प्लॉयज को वेलफेयर या अच्छी सुविधाएं एक्सेट्रास प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि मैं बेस्ट एम्प्लॉयर बनूँ। राइट सो पहला गोल सेट करना। राइट सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड देयर कंपैरिजन। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है उसको मेजर करना एंड देन जो भी स्टैंडर्ड के कोर्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड मतलब कंपैरिजन करना दोनों का कितना लाइक once the standards are set, the second basic steps in control process is the evaluation of performance. This requires measuring the work in terms of control, standard, communication, appraisal with the person responsible for taking corrective actions. तो वही सेम जो हम इतनी देर से बातें कर रहे थे, क्या पहले आपने सेट किया स्टैंडर्ड, उसके बाद में आपने स्टैंडर्ड को देखा, स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद में एक्चुअल को देखा और जो डेविएशन है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस। थर्ड इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। सो करेक्टिव एक्शंस वही 90%, 87%, 3% ऊपर जज हो चुका है आपका डेविएशन एंड 3% क्यों आया और नेक्स्ट टाइम हम इसको लाइक सपोज दैट वाज अ प्री बोर्ड, तो यू कैन करेक्ट द स्टेप फॉर योर मेन बोर्ड्स एग्जाम्स जो होता है। तो करेक्टिव एक्शंस लेना। करेक्टिव एक्शंस कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका इधर। When the significant discrepancy occurs between the मतलब एक अच्छा खासा गैप है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में, अगर ये चीज देखी जाती है कि काफी अच्छा खासा गैप है तो करेक्टिव एक्शंस लेना जरूरी है। तो सम इनोवेटिव पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैव बिल्ट इन द करेक्टिव एक्शन इन देयर कंट्रोल प्रोसेस। इफ द डेविएशंस आर ड्यू टू कंट्रोलिंग फैक्टर, अगर कंट्रोलिंग फैक्टर्स की वजह से है, सम इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग द अनकंट्रोलेबल फैक्टर। कुछ तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर तक भी पहुंच जाते हैं कि ऐसी क्या चीजें जो हम नहीं कर पाए, दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, और अगर हमारे मुकेश अंबानी जैसे तो गवर्नमेंट तक पहुंच जाते कि बदलो इसको, ठीक है, इसकी वजह से हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो एक काम करो, पता है हाई सीज आपका सीजन आई क्या है? एनीबडी हु नोट व्हाट सीजन आई? कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया, कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया नहीं पता, ओके। एंड नॉटिकल माइंस सुना वर्ड क्या होता है? जो सी को मेंशन करते हैं, सी या पानी को। तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो लाइन है उससे कुछ याद आया मुझे, जिसमें बोला ना सम इवन रीच टू द एक्सटेंट दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर। जो रिलायंस है दैट इज इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल्स, समुद्र से ऑयल भी निकालता है। तो पहले क्या था, हमारा इंडिया कितनी दूर तक है? लैंड मास से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। 1.875 किलोमीटर तक एक नॉटिकल माइल का एरिया होता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। पहले 200 नॉटिकल माइल्स तक टैक्सेस लगते थे। केजी बेसिन एक जो प्लेस है वो है मुकेश अंबानी। एनटीपीसी का भी उधर ही है। तो समुद्र में उन्होंने एक जगह अपने रिफाइनरीज लगाई हुई है जहाँ से वो क्रूड ऑयल निकालते हैं और पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम जो है, ठीक है।
तो मुकेश अंबानी का जो टैक्सेस था काफी हाई लेवल पे जा रहे थे, उनके प्रॉफिट्स गिर रहे थे। उन्होंने वन ऑफ द फैक्टर निकाला कि टैक्सेस की वजह से गिर रहा है। तो क्यों ना, टैक्सेस कौन लगाता है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अंबानी जी पहुंच गए गवर्नमेंट के पास कि सर आप इस एरिया के अंदर टैक्स कम करो, टैक्स हटाओ, यहाँ हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? तो हमको आपको देंगे ना। मान लो हमारा 500 करोड़ का टैक्स बनता है, 250 और 250 जो भी उन्होंने, वट एवर इज देयर टर्म्स कंडीशन, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट हाँ, अनकंट्रोलेबल फैक्टर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर को कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हैं। तो हुआ क्या फाइनल डिसीजन? इतना जबरदस्त डिसीजन है, अब आप टैक्स पढ़ोगे तो बताऊंगा आपको मैं कि लैंड मास से 212 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां तक तो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स लगा दिया और बोला कि 12 से लेके बचे हुए 188 किलोमीटर आगे आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। मतलब ईईजेड फिर सीजेडआई, कंट्रीज जोन ऑफ इंडिया, 12 से 24 होता है। फिर 24 से लेके एंड तक आता है आपका टीडब्ल्यूआई, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टीडब्ल्यूआई के 200 नॉटिकल माइल्स तक चला गया। उसके बाद आता है आपका हाई सीज। हाई सीज इज नॉट इंडिया का नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल है, इंडियन ओशियन। तो बचा कितना? 12 तक तो आप लगा दो डायरेक्ट टैक्स। क्यों सर? 12 के अंदर कुछ और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका वेलफेयर मेरे को नहीं चाहिए, वो लोग पैसा नहीं दे रहे। 12 के बाद हमारा है, तो हम 5-10 लोग हैं मिलके, आपको डोंट वरी, यू विल सी, वी विल लुक आफ्टर यू, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो 12 से लेके 200 तक, मतलब टोटल 188 किलोमीटर के 188 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में जो भी लोग आते हैं, हम सब आपका वेलफेयर करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट टैक्स हटा दीजिए। तो 12 तक है। तो सर क्यों? जब इंडिया एक है, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफॉर्म लेवल है सब जगह, पूरे भारत में टैक्स लगा हुआ है, तो उस 188 नॉटिकल माइल्स में क्यों नहीं लगाया? ठीक है, बट नोबडी। अभी तो हमारे घरेलू छोटे मोटे मुद्दे नहीं निपटे, हम फंसे हुए हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, एक दो भाषण दे देते हैं मोदी जी, दो आई अप्रिशिएट मोदी जी, बट स्टिल कुछ फालतू बातें भी हो जाती है कई बार। ठीक है, कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, तो आपकी इंटरनल पॉलिसी है सर, बात खत्म करो ना, मत दो। दैट्स योर इंटरनल पॉलिसी, यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, यू आर अ ग्रेट लीडर। बट सर जनता का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्यों नहीं वो रोकते हो आप? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोका जाना चाहिए, बट शायद थोड़े दिनों में पहुंचेंगे। एंड कुछ एशियन कंट्रीज को अंग्रेजों ने इतना उलझा के छोड़ा हुआ है कि लीडर्स चाह के भी नहीं कर सकते। आपको आपसी मामलों में उलझे हुए हो आप अभी, इंटरनल, उनको ठीक करेंगे तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो इन पे तो बाद में आता है, शायद दे विल थिंक अबाउट। ओके, सो एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, करेक्टिव एक्शंस लेने, करेक्टिव एक्शंस कैन बी if the deviations are due to uncontrollable factor, तो हम उसमें देखते हैं, and some even go to identify an uncontrollable factor and developing the alternate course of action for deviation। मतलब alternate course of action का मतलब याद है? एक और होता था ना आपका alternate way to do, दोनों में से बेस्ट जो होता था उसको लिख लेते थे। फिर आता ऑपरेशन फेज और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन फेज। ऑपरेशन फेज, प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेविएशन, immediate decision लीजिए, prompt direction for correcting the situation in accordance with the decision and close supervision of the corrective, और उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान से काम करना। एडमिनिस्ट्रेटिव फेज क्या होता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन द recurring difficulties to determine the basic factor either human or physical that are responsible। एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और ऑपरेशन अलग है। ऑपरेशन का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, जब भी हम बोले ऑपरेशन, इसका मतलब एक ही होता है, दैट इज एक्चुअल वर्क। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो आपको कंट्रोलिंग, बेसिकली पॉलिसी बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। तो पॉलिसी बनाने में गलती किसकी है, उस आदमी को पकड़ो, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लीजिए, क्रिएट प्लानिंग टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द सिचुएशन, इसको रिकर ना हो इसके लिए पहले से कुछ प्लान करो, एंड रिकॉग्नाइज द सिचुएशन एंड इंट्रोड्यूस ऑफ द प्लान मेजर। क्लियर? नेक्स्ट, आपके इसमें कोर्स में आ गया, लास्ट स्टेप क्या आपका? फॉलो। वो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में आता है। फॉलोअप्स का मतलब समझ आया? पूरा करने के बाद में भी फीडबैक देना। सबसे पहला, एक गुड कंट्रोलिंग का क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं गुड कंट्रोलिंग के लिए? व्हाट आर द फीचर्स फॉर द गुड कंट्रोलिंग? क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीडबैक। कंट्रोल करो तो फीडबैक जरूर लो, कहीं ज्यादा ओवर कंट्रोल तो नहीं। ठीक है, देन
सेकंड इज कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ सर, बेफजूल का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम गोल टू कंट्रोल। जैसे बोलते ना, बिना मतलब में चिक चिक नहीं, बिना मतलब में टोका टाकी नहीं। कोई अगर आपका मतलब है, कोई पॉइंट बनता है तो आप मुझे बोलो, मैं सुनूंगा, अगर मेरी गलती है तो बोलो, यही है। सिमिलरली कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव। देयर मस्ट बी सम गोल बिहाइंड कंट्रोलिंग टू एनी वर्क। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग एंड डेविएशन, अगर आपको लगता है कि कुछ डेविएशन है, उसके ऊपर इमीडिएट लेवल पे आप एक्शन लीजिए। इमीडिएट एक्शन मतलब जितना जल्द से जल्द आप एक्शन ले सकते हो। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशन, एज सुन एज पॉसिबल डेविएशन को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट द डेविएशन ASAP। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोल। अच्छा, क्या कंट्रोल प्रेजेंट हो सकता है? कैन यू कंट्रोल योर प्रेजेंट? कैन यू प्लान योर प्रेजेंट? है ना? हाउ प्लान दिस सेकंड? कैन यू प्लान योर प्रेजेंट? कैसे बताना चाहते हैं? हाँ, तो वो तो फ्यूचर। अब ये थोड़ी बोला कि अभी प्रेजेंट में ही प्रेजेंट प्लान करना है। कैन यू प्लान योर प्रेजेंट? लाइन समझ आई? कैन यू प्लान योर प्रेजेंट? यू आर सेइंग आई कैन प्लान माई फ्यूचर। मैंने पहले कर लिया था, आज को मैंने पहले कर लिया प्लान, यही कह रहे हो ना? तो जो पहले अभी आज बैठे और आप करोगे फ्यूचर को, यही कह रहे हो आप? आज को पहले कर लिया था या फिर आज कर रही हूँ फ्यूचर को? तो किसको प्लान कर रहे हो आप? फ्यूचर को। कैन यू प्लान योर प्रेजेंट? क्या हम नहीं कर सकते। प्लानिंग हमेशा बनेगी। द डेफिनेशन कहती है, आप अलग से थोड़ी खराब हो। डेफिनेशन क्या कहती है? प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्यूचर। तो हम कैसे प्रेजेंट को कर सकते हैं? पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट प्लान नहीं हो सकता। आप भी जब भी प्लान करोगे, पास्ट ऑलरेडी हो चुका है वो मोमेंट। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोल भी हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब जो चीज हो चुकी है उसको आप कंट्रोल, समथिंग which has already been happened, how can you control that? You can always control your future. जो चीज हो चुकी है उसको आप कंट्रोल, सर कुछ घटना हो चुकी है, something has already happened, how can you control that? जो हो रही है उसको तो कंट्रोल कर रही है, जो हो रही है ना। जो इवेंट हो चुका है, आग लग रही है इधर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आग लगी, यहाँ से शुरू हुई है एंड इट इज 100%, इट इज 10-20, तो 20% लग गई, तो यू माइट से कि हम आगे की रोक लेंगे, तो आगे मतलब फॉरवर्ड और भी बढ़ने देंगे। पर जो हो चुका है, जो 20% लग चुका है, क्या आप उसको अंडू कर सकते हो? नहीं ना। हमेशा किसके लिए होता है कंट्रोल? फॉरवर्ड लुकिंग के लिए होता है। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में, तो हम इसको हम आज को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। वो पिक्चरों में अच्छा है, आज को आप अपने कंट्रोल नहीं है, नथिंग इज इन योर कंट्रोल। यू कैन ऑलवेज टेक अ फॉरवर्ड लुक। सो अ मैनेजर शुड देयरफॉर स्ट्रक्चर his control system in a way so that the deviation are predicted well in a corrective action and can be initiated before substantial deviation occur। मतलब समझ आए? substantial का मतलब further, substantial यहाँ मतलब है further। सर डेविएशन तो आ चुकी है, उस डेविएशन को तो आप ठीक नहीं कर सकते हो, जो डेविएशन आ गई उसको तो ठीक नहीं कर सकते, पर सर और ज्यादा ना हो, substantial मतलब further ना हो, उसको कंट्रोल कर सकता है मैं, राइट? आई समझ। कोई भी एग्जांपल है अगर आप, इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड, वी कैन डिस्कस दैट, राइट? ओके, सो पहला क्या था आपका? एसेंशियल्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहला फीडबैक, दूसरा गोल्स बेस्ड होना चाहिए, तीसरा प्रॉम्प्ट एज सून एज पॉसिबल आप उसको डेविएशन को रिपोर्ट करो, नहीं तो डेविएशन बढ़ता जाएगा, एंड देन इज इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, कैन कंट्रोल योर प्रेजेंट। एंड पीपल सेज I have met, आप पहले ऐसे बच्चे नहीं जो कह रहे हो, I have met a lot people, तभी I'm asking question to you, obviously मैंने और भी बैचेस में पूछा होगा। I met people who says I can control,
और फिर ईगो पे आ जाती है क्योंकि सबके सामने बोल दिया आई कैन कंट्रोल, तो सर मैं कर सकता हूँ। लास्ट में यू शुड हैव सपोर्टिव रीजन और आंसर। तो अगर किसी का भी कोई रीजन है आई कैन डिस्कस विद यू, अगर कर सकते हैं हम, तो क्या हम प्रेजेंट को कभी कंट्रोल कर सकते हैं? जो चीज हो रही है मैं नहीं कंट्रोल कर सकता उसको, समथिंग विच इज देयर। पास्ट और प्रेजेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, दिस मोमेंट इज पास्ट नाउ, राइट, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल अराउंड इसको। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरा फ्यूचर। तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। और बेस्ट एग्जांपल क्या है? समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन, यू कैन नॉट, डेविएशन विच हैज ऑलरेडी अकर्ड, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। आई एम कमिंग टू दैट कि सर आपके दिमाग में आ रहा है कि लॉस उसमें से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट। समथिंग विच हैज ऑलरेडी डेविएटेड वी कैन कंट्रोल दैट, बट हाँ हम सब्सटेंशियल डेविएशन को रोक सकते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन से। कंट्रोलिंग करके हम जो डेविएशन के रीजन एक्सटेंट तक पहुंच गई, रीजन क्या था, उससे हम फर्दर डेविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर आपने कहा कि सर जो लॉसेज विच आर ऑलरेडी अकर्ड, कोई चीजें ऑलरेडी जो खराब हुई है उनको डेविएशन को रोक सकते हैं। पास्ट को कैसे कर सकते हैं? कुछ चीजें जो हमारी ऑलरेडी खराब हुई है, डैमेजेस हुए हैं, उनको हम डेविएशन अगर उनको नाम दें तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से? सर हम उनको आग को और ना फैलने दें, आग को और ना फैलने दें, उससे हमारा लॉसेस रुक सकते हैं। और जो और ना फैलने दें, और वर्ड आ रहा है, और फर्दर ना जाने दें, फर्दर सब्सटेंशियल, एंड दैट इज फ्यूचर। अभी वर्ड लिख रहे हैं इधर आपको लास्ट लाइन के अंदर, सब्सटेंशियल डेविएशन, और ज्यादा नहीं होना। यही तो हम कह रहे हैं कि और ना हो, और ना होना मैंने फ्यूचर। और नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कंट्रोल। कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कंट्रोल इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। माने फ्लेक्सिबिलिटी समझते क्या होता है? हम चाहे तो उसको बदलाव ला सकते हैं। ऑलवेज तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंस बतानी है तो हमें अच्छा अच्छा बताना है, तो इज फ्लेक्सिबल। थोड़ी देर में हम इसी को बोलेंगे इट इज रिजिड, वी आर टू अंडरस्टैंड। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। कंट्रोल इंपॉर्टेंस क्या? कंट्रोल हर किसी के लिए एक नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एंड कंट्रोल शुड बी इकोनॉमिकल। कहा जा शुड बी, दो इट्स नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द कंट्रोलर और सुपरवाइजर मस्ट बी इकोनॉमिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट दैट कॉस्टली कि कंट्रोलिंग के चक्कर में उनका पैसा और ज्यादा वेस्ट हो रहा है, सुपरवाइजिंग के चक्कर में उनका पैसा और ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए कि कंट्रोलिंग की वजह से बजट हिल रहा है, ये नहीं होना। इट शुड बी economical. Thus, a small company can hardly afford the extensive system of control predicted by the large companies. Then, strategic point control. Deviation can't be eliminated altogether. Deviation पूरा तो खत्म कभी भी नहीं हो सकता. However, all the deviation are not of the equal importance and do not require same amount of attention. तो जहां पर आपको डेविएशन ज्यादा की वजह से प्रॉब्लम है, सर ऑब्वियसली अगर यहाँ मेरा कैश रखा है, इधर गोल्ड रखा है, उधर कपड़े रखे हैं, इधर खाने पीने का सामान रखा है, आग लग रही है पूरे में, मतलब ऊपर से आग गिर रही है, वेयर आई शुड फोकस मोर? पहला करेंसी, गोल्ड में प्रॉब्लम नहीं, पैसा सबसे पहले फोकस वहां होना चाहिए, ठीक है। फिर मेरा गोल्ड भी होना चाहिए, गोल्ड तो गर्म है तब भी हम उठा सकते हैं, ठीक है, बट आग उसके ऊपर नोट के ऊपर गिरी तो करेंसी खराब है। तो द फोकस शुड बी मोर ऑन द अटेंटिव थिंग। अगर आप कंपनी के अंदर डेविएशन हो रहा है, 4 प्रोसेस है आपके, देयर आर 4 प्रोसेसेस इनके, इसके अंदर एक में आप कैंडी बनाते हो, एक में आप विक्स का इनहेलर पर विक्स कैंडी, विक्स इनहेलर, विक्स की आपकी जो बाम आती है वो बना रहे हो, एंड एनी अदर XYZ प्रोडक्ट। ऐसे जो 3 है इसमें, तो इन तीनों के अंदर मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है सबसे ज्यादा आता है मेरा विक्स कैंडी के अंदर, ठीक है, विच कॉस्ट मी 10 पैसा, आई सेल इट एज अ 1 रुपी और 2 रुपी। इन दिस केस अगर डेविएशन आ रहा है तो मुझे सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? यहाँ, क्योंकि इसमें डेविएशन आ गया तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जा नहीं रहा है, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट ज्यादा जा रहा है, इसकी सेल मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट मुझे लूज नहीं करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा कहाँ होनी चाहिए? स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट कंट्रोल या सबसे ज्यादा फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए? वेयर वी आर लूजिंग मोर, उधर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लेना। नेक्स्ट, कंट्रोल शुड बी सिंपल एंड टू अंडरस्टैंड। तो जो भी कंट्रोल है ना, लोगों को समझ आना चाहिए, मतलब इतने ज्यादा हाईटेक मत बना दो कि समझ जाए, लोग बोलते ठीक है तू कर ले कंट्रोल, हम अपना काम करें।
बहुत सारी जगह और मल्टीनेशनल कंपनीज में इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है, लोग है ना। इनिशियली जब मेट्रो आई थी, शुरुआत वेरी रिसेंटली, अगर मेट्रो में ट्रेवल किया हुआ आपने, सेम लाइन जिसमें हम बैठे हैं, ये लाइन आई थी सबसे पहले, रेड लाइन। I never understood the concept of red, blue and मुझे समझ नहीं आया कैसे होता है। It's basically to differentiate groups. अरे कैसे पता चलता? स्टेप्स बने हुए होते हैं, तो जाने पे पता चलता है। नहीं, चलते हुए मेट्रो में, लाइक सपोज इफ आई डोंट ट्रैवल मच इन मेट्रो, मैं मेट्रो की खिड़की से देखता हूँ, बाहर भी टेप लगी, हमें तो ये एक ही दिखती है, तो हमें नहीं पता चलता। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, जब इनिशियली मेट्रो आई थी तो उसमें हमने कभी वो, हम बसों में चढ़ने वाले लोग टीटीसी में भाग के और लटक के, ठीक है। तो आप ये समझो, जहां पर आपको बोला गया जा टोकन लेके टोकन उसमें डाल, ठीक है। एक तो मैं पैसा लगा रहा हूँ, बसों में मैं टिकट नहीं लेता था, अब मैं प्रॉपर टिकट ले रहा हूँ। टिकट लेके भी मुझे भाग के क्रॉस करना पड़े, इतना कंट्रोल नहीं होता। हम क्या करते थे, हम टोकन, हम क्या, ज्यादातर लोग इनिशियल लेवल में बता रहा हूँ, जंप करते थे। साइड में एक विंडो और होती थी ना गेट, उसमें इनिशियल, फिर उनको पकड़ना शुरू किया, तो हमें कंट्रोल सिखाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अंदर मेट्रोपोलिस में बैठ जाओ, ठीक है। अब मेट्रो में, हमें बसों में ट्रेवल करना, किसी ने अगर आगे पीछे हो गया तो मुक्का मार देते थे, टीटीसी। कंडक्टर को उतार के मारना शुरू कर देते थे, टीटीसी। मेट्रो में तो क्या कर सकते हो, ज्यादातर तोड़फोड़ कर सकते हो। तो पहली लाइन जब चली थी शास्त्री पार्क मेट्रो, दिस सेम लाइन, ठीक है। जब मेट्रो वापस घूम के आई थी ना, तो सारे शीशे टूटे हुए थे। हमारी अभी जो एक नई आई है, एक मेट्रो ट्रेन आई है ना, प्राइवेट, एक तो तेजस तो प्राइवेट हो गई ना, एक और है ना हमारे वंदे क्या हाल करा उसका, सर उसकी स्क्रीन पर हम निकाल तो सब कुछ ले उसका निकाल। आप भारतीय, हम आप बताओ, मेट्रो में इतनी अच्छी फैसिलिटी, ट्रेन में इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं उनको, जो वहां पर गमछा नहीं छोड़ते हैं ट्रेन में, एक बाई एक का टॉवल नहीं छोड़ते हाथ पोंछने का, उस ट्रेन के अंदर आप साबुन डेटॉल के और उनको शीशे और एलसीडी हर एक के कैबिनेट में अलग से लगा देते हो। कैसे हो सकता है? वो जाते टाइम सूटकेस में अपना ही तो है, टिकट लिया था ना, तो हम डिजर्व नहीं करते गवर्नमेंट की तरफ से। हम सोचते हैं खाली अमेरिका बने हमारा देश, और हम बने, हमें पेंसिल मिल जाए फ्री में और हमें वो एलसीडी दे रहे हैं फ्री में, सोचो, जबकि उनका काम घर पे कुछ नहीं होगा, वो चलेगी नहीं। हाँ सर, वो यूजेबल नहीं है, वो बनी उनके लिए, लॉक्ड है सब, बट सर चोरी करके अचीवमेंट है। एनीवे, तो कंट्रोल जो बोला गया इधर कि सिंपल होना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए सिंपल होना चाहिए। जो मेट्रो आई थी वो सिंपल नहीं थी हमारे, क्योंकि हमें हैबिट थी वो कंडक्टर टिकट 4 बार बोले तब लेते थे। अब इधर क्या हुआ, पहले टिकट लो, उस विंडो पे जाओ, इधर जाओ। अब नक्शे, जो बंदा मेट्रो में ट्रेवल नहीं करता मेरे जैसा, उसको अगर पीतमपुरा से अगर साउथ दिल्ली जाना है, कालकाजी साइड, ठीक है, वो तो मेट्रो में घूमता ही रहेगा, पीतमपुरा आ जाएगा वो, ठीक है। कहाँ बदलनी है, कहाँ नहीं, किस साइड मेट्रो में जाना है, किस साइड नहीं जाना, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। और वो बसों में क्या होता था, बैठ जाओ, बस वाला खुद बोलता है अब उतर जाओ, टिकट खत्म हो गई, ठीक है। तो ज्यादा बेटर था। तो हमारे बदलाव आया, कंट्रोल आया हमारे ऊपर, और थोड़ा इजी भी था समझने के लिए, तो लोगों को समय लगा था उसको करने के लिए। अब जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, हर टाइप का बदलाव आ रहा है। जैसे प्लास्टिक बैग्स, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन हुआ, चेंजेस किए। डिफिकल्ट है डेफिनेटली, इतनी बड़ी इकोनॉमी में जहाँ पर 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इतने लोगों को समझाना कि सर प्लास्टिक अच्छा नहीं है, मुश्किल है। फिर भी एक सिंगल आदमी ने वो चीज करी, एक आदमी ने एक ही बार बोला और हम सबने वो माना भी, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला, और आज की डेट में कि दुकान वाला दे रहे तब भी हम बोलते रहने दे, ये नहीं चाहिए। दैट इज द चेंज वी हैव डेवलप्ड, ठीक है। वी आर चेंजिंग, बट इट विल बी डिफिकल्ट। जहां पर थोड़ा सा फायदा दिखता है ना, फिर हम भटक जाते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट है। जैसे हमारे को बोला जाता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे डोंट बाय, कहा जाता है, नंबर 1 डुप्लीकेट देते हैं,
ठीक है। एंड नंबर 2 ये बेवकूफ बनाना। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल मेडिसिन का बताया था आपको, बताया था मैंने मेडिसिन का। एक फार्मा ऐप है, 18% जीएसटी, 20% डिस्काउंट है, तो नेट डिस्काउंट 2%, मार्केट में जाओ 10% मिलेगा, बट वहाँ लिखा हुआ बड़ा बड़ा 20% डिस्काउंट। अट्रैक्ट करता ना हमें। हम जनरली 70-80% लोग डिस्काउंट वर्ड देखते हैं, एक्चुअल प्राइस नहीं देखते कितना लगा। डिस्काउंट कितना मिला वो देख ले, कि एमआरपी देख ली, माइनस इतना आ गया, हाथ में बात हाउ मच यू आर सेविंग, रियलिटी हमें नहीं पता। तो अब हमें पता है कि हमें नहीं खरीदना वहां से। एवरीबडी नोज की डुप्लीकेट है, गलत है, बाहर का खाना नहीं खाना है या समथिंग लाइक दैट, बट फिर भी मुश्किल है। जहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखा, थोड़ा देशभक्ति थोड़ी बाद में करेंगे, जैसे बोलते ना चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना, बोलते हैं हम लोग। चलो अभी दिवाली सारी चाइना की रहेगी, बट आप मैसेज फॉरवर्ड वो सर्कुलेट नहीं करती कि मोदी ने एक मैसेज लिख के भेजा है। मोदी तो खाली आदमी है जैसे आपकी तरह वो भी रात को मोबाइल ही छेड़ता है, जैसे कि मोदी ने एक मैसेज लिखा है डोंट बाय चाइनीज प्रोडक्ट, आता ना एक मैसेज वो बेवकूफ बनाने के लिए। सबसे ज्यादा अर्न वो इंसान कर रहा होता है जिसने वो मैसेज बनाया होता है। ठीक है, तो अगर वो मैसेज आया और मान लीजिए मैं मानता भी हूँ कि चाइना से हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए, पर सर इंडियन लाइट खरीदूंगा तो महंगी है, चाइनीज थोड़ी सस्ती है, भटक जाता है। कंट्रोल टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है। एंड कंट्रोल शुड बी सजेस्ट करेक्टिव एक्शन। सर कंट्रोल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, पता है क्या? सब लोग क्या बोलते हैं, गलत कर रही है सरकार, ये कंपनी गलत कर रही है, ये गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली गलत कर रहे हैं, एग्री। आप बता दो ना क्या करना, वो नहीं बताता कोई, वो कोई नहीं बताता। आपने कहा जीएसटी लेके आए, गलत लेके आए, तो क्या लाना चाहिए था आप बताओ? डिमोनेटाइजेशन किया, गलत किया, तो सर फेक करेंसी को रोकने के लिए क्या करना था आप बता दो। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रहे हो, काम धंधे सबके बंद हो गए, एग्री। क्या करना था उसको बताओ ना। जो सी एनिमल मर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? बिकॉज ऑफ कोर्स अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट हुज कॉपीराइट इज विद अ ह्यूमन। एनिमल हैज अ इक्वल राइट ऑन द अर्थ। वो तो हमारे पास हाथ पैर तुम्हारे हमारे ज्यादा वर्किंग है, तो हमने उसका अधिकार बना लिया, बट एनिमल हैज अ इक्वल राइट ऑन द अर्थ। उनका भी तो कंट्रोल गवर्नमेंट करेंगे ना, एनिमल राइट्स भी तो होते हैं। तो सी एनिमल को बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट कर रही है ये, समुद्र जो हमारे गंदे हो रहे हैं ना, ऑफ कोर्स समुद्र के आपकी हमारी हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है आपका ये प्लास्टिक। गलत कर रहे हैं, क्या करे सर गवर्नमेंट बताओ। सो कंट्रोल इज देयर। कंट्रोल का सबसे बड़ी लिमिटेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कंट्रोल तो सब बता देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, बट करेक्टिव एक्शन कोई नहीं बताता कि ये नहीं, इसकी बजाय ये करो, ये कोई नहीं बताता। तो क्या बताते हैं? कंट्रोल सजेस्ट करेक्टिव, कंट्रोल शुड सजेस्ट द करेक्टिव एक्शन। ये मत बताओ कि डोंट डू दिस, टेल अस व्हाट टू डू, वी विल डू दैट, ये होना चाहिए। कंट्रोल क्या बताता है? खाली कंट्रोल शुड टेल द करेक्टिव एक्शन ऑल्सो। आप ये मत करो, ओके, ये तो हो गया कंट्रोल, बट ये हाफ कंट्रोल है, तो मैं क्या करूं? दैट इज कंट्रोल एंड एक्शन। कंट्रोल शुड बी वर्कर फोकस। कंट्रोल किसके ऊपर होना चाहिए ज्यादा? अच्छा, मतलब ये नहीं बोलो कंट्रोल किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। कंट्रोल शुड बी फोकस्ड ऑन वर्कर का मतलब है उनके लिए हार्मनी होनी चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा बेटर होना चाहिए कि कंट्रोल होने की वजह से वर्कर को प्रॉब्लम। क्योंकि सर आपने जितना कंट्रोल करोगे, लेबर क्लास इज नॉट अ स्किल्ड, वो स्किल्ड नहीं है, उनको समझने में इसको टाइम लगेगा। तो इस तरीके से बनाओ कि उनको इजीली अडॉप्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहले हाथ से चलाने वाली मशीन थी और आप अचानक से ऑटोमेटिक मशीन ले आए, और वर्कर्स को उन मशीनों को चलाने में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैर कटेंगे या इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगेंगे किसी को, तो क्यों ना उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए। वर्कर फोकस हुआ ना, ये चेंज आप कंट्रोल आप करना चाहते हो उनको, कुछ उनके लिए उनके हिसाब से करना, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, ये आगे का टॉपिक सेम एक ही टॉपिक है, बदल ये हम आज पूरा नहीं कर बीच में रहेगा। अच्छा, इसको कुछ पढ़ के आना है आपको घर से। 131 पेज पे एक क्रिटिकल पथ मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना आपको। 131 क्रिटिकल पथ मेथड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
एक पर्ट है, नेक्स्ट पर्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. So we'll do this in the next class.